फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल मेंटल हेल्थ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले महीने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 39A। इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। रिपोर्ट जो है वो डेटा कलेक्ट करती है कि वो लोग जिनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है, अभी फांसी दी नहीं हुई है लेकिन फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो उस समय उनकी मेंटल हेल्थ पर कैसे फ़र्क पड़ता है, उनकी मेंटल स्टेटस क्या होता है, इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा। फिर से बोलता हूँ, जैसे कोई पर्सन है एक्स को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी है लेकिन फांसी अभी हुई नहीं है, जैसे अपील कर दी है लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उस समय उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी होती है, इस प्रकार का डेटा कलेक्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 39A। हमारा देश देखो उन 55 देशों की लिस्ट में आता है जहां पे अभी भी फांसी की सज़ा दी जाती है, अभी भी कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। इससे पहले कोई कॉन्क्रीट यानी मजबूत सर्वे था नहीं जो उन प्रिजनर्स जिनको फांसी की सज़ा दी गई है उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन संबंधित डेटा को कलेक्ट करें। तो इस प्रकार का ये पहला प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 39A। इस प्रोजेक्ट में जो डेटा कलेक्ट किया गया उससे देखो ये पता लगता है 88 हमारे देश में अभी डेथ रो प्रिजनर्स हैं, यानी 88 कैदी ऐसे हैं जिनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। उसमें से 30 डिप्रेसिव इलनेस से गुजर रही हैं, मतलब डिप्रेशन का शिकार है। 19 एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। और 3 प्रिजनर्स तो ऐसे हैं जिनको साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं। साइकोटिक एपिसोड्स होना मतलब रियलिटी से वो हट जाते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन जो उनका ब्रेन प्रोसेस करता है ना वो ठीक से नहीं कर पाता, उन्हें पता ही नहीं लगता कि रियलिटी है क्या। एक इंपॉर्टेंट बात जो इस सर्वे में ये भी सामने आई कि 88 में से 50% प्रिजनर्स तो ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड करने का कंसिडर किया था और 8 ने तो एक्चुअल में सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। 11% प्रिजनर्स ऐसे थे 88 में से जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए डायग्नोज किया गया था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब सोचने और समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, बंदा ठीक से सोच नहीं पाता कि क्या करना चाहिए, समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बाद देखो राइटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने एक बात ये बोली हुई है कि वो पर्सन्स, वो प्रिजनर जो अभी किसी ना किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है ना, उनको फांसी की सज़ा ना दी जाए। लेकिन देखो बावजूद इसके कई सारे देश ऐसे हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो डायरेक्टली प्रोहिबिट नहीं करता है कि हाँ भाई डेथ रो प्रिजनर में अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। देखो राइटर कहते हैं सीधा सीधा रिलेशन है। अगर कोई डेथ रो प्रिजनर है, अगर उसकी मानसिक सिचुएशन ठीक नहीं है तो फिर वो अपने वकील को ठीक ढंग से डायरेक्शंस नहीं दे पाएगा कि आप अपील कैसे फाइल कीजिए, ये आर्गुमेंट रखिए जज के सामने। तो मतलब डिफेंड करने का जो उसका अधिकार है वो छिन गया ना, क्योंकि उसकी मानसिक जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। आपने ना हिंदी फिल्मों में देखा होगा कुछ जो विलेंस होते हैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये खेल खेलते हैं कि हाँ भाई उसको पागल करार दे देते हैं। जैसे एक अक्षय कुमार की मूवी थी विक्रम राठौर वाली, वो उसका विलेन का जो लड़का था उसको पागल करार दे दिया था, इससे वो बच गया था। मतलब ऐसा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि अपराधी ने जब ये क्राइम किया उसकी मानसिक सिचुएशन ठीक नहीं थी इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन ना एक्चुअल में जो कोर्ट है ना वो इस इनसैनिटी डिफेंस को इतना आसानी से नहीं मानती है, बहुत मुश्किल से मानती है कोर्ट की हाँ जो अपराधी है जिसने अपराध किया तो उस समय उसकी मानसिक सिचुएशन ठीक नहीं थी इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। जैसे एक केस का एग्जांपल दिया जाता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संतोष मारुति माने 2014 का केस है। इस केस में हुआ ये था, एक अपराधी था, उसने ना बस से 9 लोगों को कुचल के मार दिया, मतलब अंधाधुंध बस चलाई और 9 लोगों की जान चली गई बस से टक्कर खा के। तो ना वकील ने ये डिफेंस रखा कि देखो जब अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया ना उसकी मानसिक सिचुएशन ठीक नहीं थी,
वकील ने सबूत भी रखे कि उसका देखो इलाज चल रहा था मेंटल सिचुएशन का, इससे पहले मतलब इस घटना से पहले। लेकिन जज ने माना नहीं। जज ने कहा घटना से पहले मेंटल कंडीशन का इलाज चल रहा था, ये एक सफिशिएंट सबूत नहीं है कि जब घटना घटित हुई उस समय भी जो मानसिक कंडीशन थी अपराधी की वो ठीक नहीं थी, आप और प्रूफ लाइए। मतलब जज ने कहा आप डायरेक्ट एविडेंस लेके आइए जिससे पता लगता हो कि जिस समय घटना घटित हुई थी उस समय जो अपराधी था वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो कुछ वो कर रहा है उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। यानी बस वो अंधाधुंध चला रहा है, लोग मर सकते हैं, उसको ये पता ही नहीं लग रहा था। आप ये साबित कीजिए। इसके जवाब में राइटर कहते हैं देखो कितना ही बड़ा साइकियाट्रिस्ट हो, वो ये नहीं साबित कर सकता कि जब क्राइम हुआ था तो उस समय या फिर उससे तुरंत पहले कैसी कंडीशंस थीं उसके माइंड में, ये कोई साबित नहीं कर सकता। 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर देखो कोई डेथ रो प्रिजनर मेंटली इल है तो ये एक ग्राउंड होना चाहिए उस अपराधी की सजा को डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने का। समझ गए ना, केस का नाम इंपॉर्टेंट है, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखो अगर कोई डेथ रो प्रिजनर है, मेंटली इल है, तो फिर उसकी सजा को जो उम्र कैद है उसमें तब्दील किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बावजूद वेरियस जो कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स, वो पनिशमेंट देते वक्त मेंटल इलनेस को कंसिडर नहीं करती हैं। इसके बाद राइटर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर लाइट डालते हैं। राइटर कहते हैं देखो मेंटल इलनेस के ना सोशल डिटर्मिनेंट्स भी जानना जरूरी है। आमतौर पे ये देखा गया है गरीब लोगों में मेंटल इलनेस ज़्यादा होती है, दिमागी रूप से गरीब लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, या फिर यूं कहें जो मेंटली इल लोग होते हैं इसकी वजह से वो गरीबी का भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो काम करना छोड़ देते हैं तो गरीबी से भी उनका सामना हो जाता है इसके बाद। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने बचपन में शोषण का सामना किया था वो आगे जाके अडल्ट होके मेंटल इलनेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जिसका नाम है प्रोजेक्ट 39A, जिसके तहत ये डेथ रो प्रिजनर्स का डेटा कलेक्ट किया गया ना, उनकी मानसिक हालत कैसी है, उससे ये पता लगता है ज़्यादातर ये जो लोग हैं ना गरीबी का शिकार हैं, शोषण का शिकार हैं, नेग्लेक्ट और वायलेंस का शिकार पास्ट में रहे हैं। इसके बाद राइटर ये सजेस्ट करते हैं वेरियस कोर्ट्स देखो जब अपना वर्डिक्ट दें तो वो 1980 के सुप्रीम कोर्ट के बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के वर्डिक्ट को जरूर फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में एक फ्रेमवर्क रखा था कि कोर्ट जब किसी को सेंटेंस देना तो साइको सोशल अप्रोच को फॉलो करें। साइको सोशल अप्रोच में क्या होता है, जज ये भी देखता है कि अपराधी ने जब क्राइम किया तो क्या वो एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहा था, क्या किसी वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी का सामना कर रहा था जब अपराधी ने ये क्राइम कमिट किया। जब देखो हर एक जज इस साइको सोशल अप्रोच को फॉलो करेगा ना तो वो अपराधी की हिस्ट्री से रिलेट कर सकेगा कि उसने ये क्राइम क्यों किया है और इंडिविजुअल की जिसने क्राइम कमिट किया है उसकी उस समय मेंटली मतलब मानसिक अवस्था कैसी थी जब उसने ये क्राइम कमिट किया। ये है साइको सोशल अप्रोच। लास्ट में तो राइटर यही बोलते हैं मेंटल इलनेस जो है ये जो इशू है हमारे देश में ज़्यादा अटेंशन प्राप्त नहीं करता, लेकिन अब समय आ गया है एक चर्चा ज़रूर होनी चाहिए इस इशू पर हमारे देश में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मनरेगा के लिए फंड एलोकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, देखो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 21-22 अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, 30 मार्च को ख़त्म होगा, लेकिन 29 अक्टूबर तक हमारे देश में 35 स्टेट्स एंड यूटीज़ में से 21 स्टेट एंड यूटीज़ ने मनरेगा के लिए जो फंड एलोकेट हुआ था ना उसे यूज़ कर लिया है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है सीधा सीधा कि मनरेगा स्कीम की ना डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तभी तो 29 अक्टूबर आते आते 21 स्टेट्स एंड यूटीज़ ने तो मनरेगा के लिए जो फंड एलोकेटेड था वो पूरा यूज़ कर लिया है। पिछले साल मनरेगा के लिए जो एलोकेशन था ना वो इंक्रीज़ कर दिया गया था
बाय 50,000 करोड़। क्यों? क्योंकि कोविड आ गया था पिछली बार, तो टोटल एलोकेशन मनरेगा के लिए पिछले साल था 1,11,500 करोड़। सरकार ने ये सोचा था बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने घर लौटे हैं, उन्हें काम की ज़रूरत होगी, तो मनरेगा के लिए एलोकेशन इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि उनको घर में ही काम मिल जाए। लेकिन इस साल बजट में सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जो देखो पिछले साल के अपेक्षाकृत, मतलब पहले जो सरकार ने एलोकेट किए थे वो इंक्रीज़ छोड़ दो, 50,000 करोड़ का जो इंक्रीज़ किया ना उसे तो छोड़ दो, लेकिन ओरिजिनली जितना सरकार ने एलोकेट किया था ना उससे तो ये 73,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं, बट परसेंटेज के टर्म्स में देखे तो कम हैं। अक्टूबर के एंड तक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये तो देखो जितना मनरेगा के लिए एलोकेट किया था ना सरकार ने उससे भी ज़्यादा ये यूज़ कर चुके हैं। 100 रुपये एलोकेट हुए थे तो बल्कि इन्होंने मनरेगा स्कीम पर 130 रुपये खर्च कर दिए हैं। क्लियरली इससे पता लगता है कि ये तो अच्छे अच्छे स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब गरीबी थोड़ी कम है एज़ कंपेरिजन टू यूपी, बिहार। जब यही स्टेट्स मनरेगा के लिए जितना एलोकेटेड था उससे ज़्यादा यूज कर चुके हैं, तो सिचुएशन पूरे देश में क्या है आप पता लगा सकते हो। इसके जवाब में जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो तो ये बोलती है कुछ स्टेट्स जानबूझ के आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट कर रहे हैं मनरेगा स्कीम के तहत। लेकिन राइटर कहते हैं देखो इनमें से कुछ स्टेट्स तो बीजेपी रूल्ड भी हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई हैं कि कुछ वर्कर्स ने काम मांगा मनरेगा स्कीम के तहत, उनको काम नहीं दिया गया, उनको लौटा दिया गया, क्योंकि ये बोल के कि फंड्स की अभी कमी है, आपको वेजेस नहीं मिलेंगे देने के लिए, तो ये कह के बहुत से वर्कर्स को काम नहीं दिया गया। यूनियन गवर्नमेंट का भरोसा ये है कि जितना एलोकेशन किया गया है वो पर्याप्त है, और बचे हुए जो महीने हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने अभी बचे हैं, जितना फंड एलोकेट किया गया है 5 महीनों में वो फंड यूज हो जाएगा, फंड की कमी नहीं है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना है। बट देखो सच्चाई जो है वो इससे परे है। जैसा हमने डिस्कस किया 21 स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलोकेटेड फंड को इस्तेमाल कर लिया है, अब उनको और ज़्यादा फंड की आवश्यकता है। लास्ट में देखो ये कहा जा सकता है मनरेगा स्कीम बेशक लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, मतलब आप मैनुअल काम करवा रहे हो और उसके लिए मीगर वेजेस दे रहे हो, वेजेस भी ज़्यादा नहीं है ना मनरेगा में, तो ऐसे तो देश विकास नहीं करेगा, ये बात सच है, ये आपको भी पता है। जब तक अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो स्किल देनी होगी, जितना स्किल हम देंगे उतना ही अच्छी जॉब उन्हें मिलेगी, उससे मतलब उतना ही अच्छा वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। मनरेगा में अगर ज़्यादा जॉब ले रहे हैं तो ये तो देश के लिए चिंता की बात है, बट लॉन्ग टर्म की बात है ना स्किल देना। लेकिन इमीडिएट अगर देखो वर्कर्स को राहत पहुंचानी है तो फिलहाल जो मनरेगा स्कीम है वही सही है। एकदम से तो आप एक रात में तो आप किसी को स्किल दे नहीं सकते, स्किल देने में तो टाइम लगता है ना, लेकिन एक रात में आप मनरेगा स्कीम के तहत काम जरूर दे सकते हो, और उसे देने के लिए आपको ज़्यादा फंड एलोकेट करने होंगे मनरेगा स्कीम के लिए। अगर देखो आप मनरेगा स्कीम के तहत ज़्यादा फंड एलोकेट नहीं करोगे तो काम नहीं होगा मजदूरों के पास में, तो फिर रूरल एरियाज़ में जो डिमांड है वो भी कम होगी। रूरल एरियाज़ में डिमांड कम होगी तो फिर इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इंप्रूव होगी हमारे देश की। तो फिलहाल के लिए देखो अगर मनरेगा स्कीम के लिए सरकार ज़्यादा एलोकेट करती है तो इससे फ़ायदा ही होगा, कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो देखो सीधा सीधा जॉब्स क्रिएट होंगी, बेशक क्वालिटी जॉब्स ना हो लेकिन शॉर्ट टर्म में मज़दूरों को राहत पहुंचाने के लिए सही है। दूसरा, इससे अब मनरेगा स्कीम के तहत वर्कर्स काम करते हैं, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है ना, जैसे अगर कोई बंजर भूमि थी उसे ठीक कर दिया गया, पार्क बना दिया गया, पेड़ उगा दिए गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। रूरल एरियाज़ में डिमांड क्रिएट होती है, रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट आती है, ये सारे फ़ायदे होते हैं मनरेगा स्कीम के। लेकिन फिर से बोलता हूँ मनरेगा स्कीम देखो लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन यही है क्वालिटी जॉब्स हम क्रिएट करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मनरेगा स्कीम से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है ना वो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये चाइना की रणनीति का एक हिस्सा है। साइबर अटैक चाइना की स्ट्रेटजी का पार्ट है वार की सिचुएशन में, और चाइना इसे 3 फेजेस में एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहला फेज चाइना मिलिट्री के ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, मतलब मिलिट्री के द्वारा
जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे तबाह करने की कोशिश चाइना के द्वारा की जाती है साइबर अटैक की सहायता से पहले फेज में। और देखो गवर्नमेंट के बीच और मिलिट्री के बीच जो कम्युनिकेशन सेटअप होता है उसे भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद फेज 2 में सिविल नेटवर्क्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, इन सबको नुकसान पहुंचाया जाता है। और फेज 3 में चाइना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता है, या फिर इसके अलावा जो बचे हुए नेटवर्क्स हैं उनको टारगेट करता है। देखो हम बात करें इंडिया की, हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी कैसी है, क्या हम इस प्रकार के साइबर अटैक के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सिचुएशन देख लीजिए। 2016 में बैंक्स ने ये इन्फॉर्म किया कि ऑलमोस्ट 32 लाख यूजर्स का जो डेबिट कार्ड का डेटा है वो चोरी हो गया है। 2018 में पुणे बेस्ड एक कॉस्मोस बैंक ने मालवेयर अटैक में 94 करोड़ रुपए लॉस कर दिए, मतलब इतने रुपए का उनको घाटा हुआ एक मालवेयर अटैक की वजह से। पिछले साल कुडनकुलम प्लांट में साइबर अटैक हुआ था। इन सब को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक को देखते हुए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हाल ही में एडवाइजरी जारी की कि चाइना से मैसिव फिशिंग अटैक हो सकता है, पहले से हमें तैयार रहना होगा और हमारे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा। तो अब आगे हम साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ों को बेसिक से डिस्कस करते हैं ताकि मेंस का ये टॉपिक आपका तैयार हो जाए। पहले आप मुझे साइबर सिक्योरिटी का मतलब बताइए। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है साइबर स्पेस को सिक्योर करना, किससे? किसी भी प्रकार के अटैक से, डैमेज से, मिसयूज से या फिर जासूसी से। समझ गए? जैसे आतंकवादी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, ये साइबर स्पेस का मिसयूज है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे देखो 2010 में यूएसए और इजराइल की एजेंसीज ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक किया था एक वायरस की सहायता से। तो ये एग्जांपल है साइबर अटैक का। वैसे उस कंप्यूटर वॉर्म का नाम भी जान लीजिए जिसकी सहायता से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक किया गया था 2010 में यूएसए और इजराइल के द्वारा। उस कंप्यूटर वॉर्म का नाम था स्टक्सनेट, STUXNET। साइबर स्पेस के अंदर देखो ना सिर्फ इंटरनेट आता है बल्कि टेलीकॉम नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब भी आते हैं। 2019 की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है साइबर अटैक्स के। 2019 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी उल्लेख करती है कि इस प्रकार से पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट आईडी का जो डेटाबेस है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जहां पर देखो 1.1 बिलियन रजिस्टर्ड सिटीजन्स का आधार संबंधित डेटा स्टोर करके रखा गया है। जहां पे ये डिपॉजिटरी है वहां पर काफ़ी साइबर अटैक हुए हैं और ब्रीचेस भी हुए हैं, मतलब डेटा को चुराया भी गया है कुछ हैकर्स के द्वारा हैकिंग के माध्यम से। थर्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था कुछ समय पहले इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, और इस रैंकिंग में इंडिया फिसल गया है। 2017 में इंडिया की रैंक थी 23rd, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के मामले में 2018 में इंडिया की रैंक घट के हो गई है 47th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये उठता है, साइबर सिक्योरिटी की आखिरकार आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता देखो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है, जैसे आधार कार्ड के माध्यम से काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, डिजी लॉकर है, इवन नीचे का पॉइंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी यूएसए और चाइना को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया तीसरा ऐसा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर देखो हमें ये इंश्योर करना है कि साइबर अटैक की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा कुछ समय पहले पुणे के एक बैंक पर साइबर अटैक हुआ था। बहुत सारा जो एटीएम संबंधी डेटा है वो चुरा लिया गया था, सिस्टम कुछ समय तक ठप पड़े रहे थे। तो साइबर अटैक की वजह से इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर हमें ये प्रिवेंट करना है तो साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इसके अलावा
जैसे देखो इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है, स्टार्टअप्स के मामले में भी इंडिया तीसरे नंबर पे है। चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में हैं। तो आजकल जो ज़्यादा स्टार्टअप से इमर्ज हो रहे हैं वो देखो इंटरनेट बेस्ड हैं, इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे लास्ट पॉइंट है वल्नरेबिलिटी। आज के समय में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम इंडिया में होता है। इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की हमें आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है डिजिटल इलिटरेसी। लोगों को पता नहीं है किस प्रकार से वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये डिजिटल जो इलिटरेसी है ये एक बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। दूसरा सब स्टैंडर्ड डिवाइसेस एंड इंपोर्टेड डिवाइसेस। देखो हम बहुत सारे जो इंटरनेट या फिर टेलीकॉम संबंधित इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर हम देखें तो हमारी जो ये इंपोर्ट डिपेंडेंस है ना चाइना के ऊपर, ये भी एक प्रकार से चैलेंज आप इसे कह सकते हो, ऑब्स्टेकल कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी। देखो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, लेकिन उस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हम नए सॉफ्टवेयर्स नहीं डेवलप कर पाते या फिर नया प्रोटोकॉल हम जारी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हों जो विभिन्न डिवाइसेस के द्वारा फॉलो किए जाएं तो साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की। कहा यह गया था कि आने वाले कुछ सालों में हम 5 लाख ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी से जुड़े पर्सनल को तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है एनोनिमिटी। देखो दूर देश में बैठा कोई पर्सन इंडिया की किसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट को हैक कर लेता है या फिर किसी प्रकार का दूसरा नुकसान पहुंचा देता है, तो देखो पता नहीं लगता कि किसने साइबर अटैक किया है। आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है पर्सन को, लेकिन काफ़ी बार वीपीएन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया जाता है अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से। तो ये जो पता नहीं लग पाता ना किसने साइबर अटैक को अंजाम दिया है, इससे बहुत सारे लोग एंकरेज होते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये एक चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। लास्ट चैलेंज है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज। देखो हमारे देश में कई सारी एजेंसीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस स्टेप्स टेकन। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की दिशा में। ये कुछ संस्थाओं के नाम हैं, जैसे देखो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देखो डिफेंस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से एक सेंटर है, ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। उसके बाद नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या फिर वुमन की बुलिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए ये न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा डिफेंस साइबर एजेंसी, ये मिलिट्री रिलेटेड एजेंसी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। जैसे देखो फाइनेंशियल स्फीयर में किसी प्रकार का अटैक हो जाता है तो तुरंत रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है ताकि फर्दर डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके। उस दिशा में काम करती है ये टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसके अलावा देखो लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 है, जिसे अमेंड भी किया गया था 2008 में। इस एक्ट का सेक्शन 43 डेटा प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, सेक्शन 66 हैकिंग पर, सेक्शन 69 साइबर टेररिज्म पर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 भी सरकार के द्वारा लाई गई थी। इस पॉलिसी के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर हम बात करें, डिफरेंट बॉडीज़ को सेटअप किया जाएगा ताकि वेरियस लेवल पर थ्रेट को काउंटर किया जा सके, और इसके साथ साथ एक नेशनल
नोडल एजेंसी को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि साइबर सिक्योरिटी मैटर्स पर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 लाख लोगों की एक वर्कफोर्स तैयार की जाएगी जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हो साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन देखो, इस पॉइंट पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अभी भी हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के मामले में ट्रेनिंग हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेसेस को फिजिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि वो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को अडोप्ट करें। अभी देखो, जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं साइबर सिक्योरिटी पर, लेकिन उनको थोड़े फिजिकल बेनिफिट्स अगर दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा जागरूक होंगे, वो कदम उठाएंगे साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट, रेगुलर देखो चेकअप करना जरूरी है इक्विपमेंट्स का, और ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। ये जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो ये सब स्टैंडर्ड हैं, इनसे साइबर सिक्योरिटी अच्छे से इंश्योर नहीं होगी और साइबर अटैक का खतरा हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट, बजाय इसके कि देखो हम चाइना से इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करें, हमें ध्यान देना होगा इस चीज़ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हम हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर करें। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो सिंपल चीज़ें हैं। कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए विभिन्न एजेंसीज के बीच। साइबर डेटरेंस, जैसे देखो न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो डर पैदा करना दुश्मन देश में कि वो आपके ऊपर किसी प्रकार का अटैक ना करे। अगर ऐसा होता है तो इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार से साइबर डेटरेंस का ये कंसेप्ट काम करता है। जैसे देखो, पाकिस्तान अगर अपने हैकर्स को समर्थन देता है कि आप इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ, तो इंडिया भी दुगनी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। अगर इस प्रकार का डर हम पाकिस्तान के मन में पैदा कर देते हैं तो पाकिस्तान अपने हैकर्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा। यही साइबर डेटरेंस है, मतलब डर पैदा करना ताकि अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है बेटर रेगुलेशन एंड एडोप्शन ऑफ नॉर्म्स। अच्छे से जो साइबर सिक्योरिटी संबंधित नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए और रेगुलेशन भी बेहतर हो। साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब अगर साइबर अटैक की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इस प्रकार का फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस में। आईटी एक्ट 2008 को अमेंड करके और इफेक्टिव बनाया जाए। स्किल डेवलप की जाए। साइबर सिक्योरिटी संबंधित जो पॉलिसी है पुरानी हो चुकी है, इसे अपडेट किया जाए। समय समय पर साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होता रहना चाहिए ताकि कमियों का पता लग सके। और स्टेट लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी संबंधित फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और सबसे लास्ट में बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम के ऊपर। इस कन्वेंशन ने भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था ताकि विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। तो बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है उसके प्रोविजंस को भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए, और जो फ्रेमवर्क इस कन्वेंशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस फ्रेमवर्क को भी हम इंडिया में अडॉप्ट कर सकें, ऐसी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी से संबंधित हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। अब लास्ट में केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो, एथिक्स में केस स्टडी का जो पार्ट है वो 120 या फिर 130 नंबर का होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट को हल्के में लेते हैं कि केस स्टडी तो लिख ही देंगे, आसान है। लेकिन देखो, बात आसान या फिर मुश्किल की नहीं है, बात है अच्छे केस स्टडी के आंसर्स आप लिख पाते हो और क्या आप उससे मार्क्स ले पाते हो या फिर नहीं ले पाते हो। तो इस वीडियो में हम केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको केस स्टडी का आंसर लिखना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल्स भी हम काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे और इन बातों को आप ज़रूर अपनाइएगा जब केस स्टडी के आंसर आप लिखोगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, एथिक्स का जो पेपर होता है बाकी पेपर्स की तरह होता है 250 मार्क्स का। ऑलमोस्ट आधा जो वेटेज रहता है वो थ्योरी पार्ट का रहता है और आधा वेटेज रहता है केस स्टडीज़ का। फॉर एग्जांपल 120 नंबर की केस स्टडी, 130 नंबर के थ्योरी पार्ट या फिर 120 नंबर का थ्योरी पार्ट और 130 नंबर की केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथिक्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। देखो, इसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मतलब आपको एक बार फ्रेमवर्क पता लग गया कि किस फ्रेमवर्क से आपको केस स्टडीज़ को सोल्व करना है, उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है, उतना ही एक निश्चित टाइम में आप बेहतर ढंग से केस स्टडी को सोल्व कर सकते हो, केस स्टडी का आंसर कर सकते हो। तो पहले अप्रोच जानिए, फ्रेमवर्क जानिए, उसके बाद आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। देखो, इससे पहले कि हम केस स्टडी को सोल्व करने की अप्रोच जानें, आपको ये पता होना चाहिए कि केस स्टडी का मतलब क्या है। वैसे यूपीएससी नहीं पूछने वाली है कि केस स्टडी का मतलब क्या है, लेकिन अगर आपको केस स्टडी का मतलब पता होगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ने आखिरकार केस स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, मतलब यूपीएससी ने क्यों डालने स्टार्ट की हैं केस स्टडीज़ एथिक्स के पेपर में, मकसद क्या है। और अगर आपको यूपीएससी का मकसद समझ में आ गया तो आपको एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन समझ में आ जाएंगी, और अगर आपको एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस समझ में आ गई तो आप उसी हिसाब से आंसर भी कर सकोगे। तो इसीलिए आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि केस स्टडी का मतलब क्या है। केस स्टडीज़ देखो स्टोरीज की तरह होती हैं। केस स्टडीज़ में आपको एक कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक सिचुएशन दी होती है, जिसका एक कंटेक्स्ट होता है, जिसमें एक एक्टर होता है। जैसे काफ़ी बार नहीं बोलते केस स्टडी में, यू आर पोस्टेड एज एन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें एक्टर कौन है? इसमें एक्टर है उस जिले का एसपी, और आपको उस जिले के एसपी के तौर पे अपने आप को देखना है और बताना है इस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करोगे। तो फिर से बोलूं, केस स्टडीज़ देखो स्टोरीज की तरह होती हैं। इसमें एक कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक सी सिचुएशन दी होती है, एक कंटेक्स्ट दिया होता है, इसमें डायलेमा इन्वॉल्व हो सकता है, कन्फ्लिक्ट या फिर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, एक या फिर एक से अधिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनको आपस में नेगोशिएट करना होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम भी होती है, इसके अलावा पेरिफेरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आगे आगे जैसे हम चलेंगे आप एग्जाम्पल देखते जाओगे केस स्टडीज़ के। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अभी फ़िलहाल केस स्टडी किस प्रकार से होती है। ये केस स्टडी यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछी गई थी। केस स्टडी ये है, फ्रंटियर स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में, फ्रंटियर स्टेट मतलब जिनका बॉर्डर लगता है दूसरे देशों के साथ, फॉर एग्जाम्पल पंजाब एक फ्रंटियर स्टेट है। तो फ्रंटियर स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में नारकोटिक्स यानी ड्रग की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से उस डिस्ट्रिक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और पॉपी की फार्मिंग होने लगी है, आर्म स्मगलिंग और एजुकेशन तो जैसे एक प्रकार से रुक सी गई है। यूथ जो है उन्होंने, बहुत सारे यूथ ने एजुकेशन छोड़ दी है, सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, और सिचुएशन और ज़्यादा इसलिए ख़राब हो गई है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि लोकल पॉलिटिशियंस या फिर सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो साथ दे रहे हैं चोरी छुपे ड्रग माफियाज का। मतलब ड्रग माफियाज को संरक्षण प्राप्त है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का और लोकल पॉलिटिशियंस का। ऐसे समय में ऐसे डिस्ट्रिक्ट में एक वुमन पुलिस ऑफिसर की तैनाती होती है। उस वुमन पुलिस ऑफिसर को जाना जाता है इस प्रकार की सिचुएशन को काफ़ी स्किल्स के साथ हैंडल करने के लिए। और अब आपको मानना है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी वो एसपी आप खुद हो। नीचे देखिए, मतलब वो वुमन पुलिस ऑफिसर आप खुद हो जिसको भेजा गया है फ्रंटियर स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो आपको इस पूरी सिचुएशन में जो क्राइसिस हैं इनमें सबसे पहले वेरियस डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है और अपनी समझदारी के हिसाब से आपको सजेस्ट करना है क्या तरीका होना चाहिए या फिर कैसे इस क्राइसिस से डील किया जाए। तो इस प्रकार की केस स्टडीज यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। अभी रुकिए, इस केस स्टडी को अभी हम फिलहाल नहीं सोल्व करेंगे। पहले आप पूरी अप्रोच जानिए, पूरा फ्रेमवर्क जानिए, उसके बाद हम केस स्टडी सोल्व करेंगे। अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा केस स्टडीज पूछी जा देती हैं। अब फिर से आइए केस स्टडी की डेफिनेशन के बारे में। केस स्टडी देखो स्टोरी की तरह होती है, ये पूरा देखो स्टोरी की तरह है। उस डिस्ट्रिक्ट की हालत क्या है। केस स्टडीज में आपको एक कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक सिचुएशन दी जाती है। ये कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक सिचुएशन है जिसमें डायलेमास इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं, एक या फिर एक से अधिक। अब देखो इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो ड्रग्स की है, सेंट्रल प्रॉब्लम ड्रग्स की है, लेकिन पेरिफेरल प्रॉब्लम्स भी हैं। पेरिफेरल प्रॉब्लम्स ये हैं जैसे आर्म स्मगलिंग, एजुकेशन रुक गई है, ये पेरिफेरल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम ड्रग्स की प्रॉब्लम है।
जिसमें एक एक्टर होता है। एक्टर कौन है? वुमेन पुलिस ऑफिसर। और आपको एज ए वुमेन पुलिस ऑफिसर यानी वुमेन एसपी के तौर पे सोच के इस केस स्टडी को सोल्व करना है। तो केस स्टडी होती क्या है ये डिस्कस करने के बाद अब हम सिविल सर्विसेज के जीएस पेपर 4 में केस स्टडीज की रेलेवेंस डिस्कस करते हैं। मतलब कि केस स्टडीज डाली क्यों गई हैं। देखो, यूपीएससी का केस स्टडी डालने का मकसद ये है कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन आपको दी जा सके और ये टेस्ट किया जा सके कि आप उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे, और जैसा आपका आंसर होगा उसके बेस पे यूपीएससी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करेगी, जैसे कि आपका एटीट्यूड कैसा है, या फिर इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, इन सब चीज़ों को लेकर आपकी अप्रोच कैसी है, वेरियस इश्यूज़ को लेकर आप कैसे डील करोगे, अगर काम करते वक्त आप कन्फ्लिक्ट्स का सामना करते हो तो उन कन्फ्लिक्ट्स को कैसे आप रिजोल्व करोगे, ये सब चीज़ें यूपीएससी टेस्ट करना चाहती हैं। अब देखो, इसी एस्पेक्ट को थोड़ा हम और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, किसी भी गवर्नमेंट की जो रेपुटेशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं, यानी जो गवर्नमेंट चला रही हैं, वो लोग इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स और इवन सरकारी कर्मचारी, वो ना सिर्फ एथिकल हैं बल्कि एथिकल दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो हमारी सरकार बिल्कुल करप्शन वाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एथिकल सरकार है। ये सब बातें मायने नहीं रखती। जो कि मायने रखती हैं, जनता को दिख रहा है कि जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं वो एथिकल हैं। तो देखो, जैसे ही आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हो तो आपका जो काम करने का तरीका है वो ओपन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जस्टिस वाला होना चाहिए। केस स्टडी से एक प्रकार से देखो, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो गैप है उन्हें फिल करने की कोशिश करती है। अब देखो, एग्जाम में रियल टाइम सिचुएशन में तो आपको पुट नहीं किया जा सकता यूपीएससी के द्वारा, लेकिन सिचुएशन बता के कम से कम आपकी पर्सनैलिटी को जरूर टेस्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो गैप होता है उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है केस स्टडीज के दौरान। फिर से बोलूं, केस स्टडीज की सहायता से यूपीएससी बहुत सारी चीज़ें चेक करेगी, जैसे कि आपका एटीट्यूड कैसा है महिलाओं के प्रति, चाइल्ड लेबर के प्रति, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के प्रति, करप्शन के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है। इसके बाद यूपीएससी ये भी चेक करने की कोशिश करेगी क्या आप मुश्किल की घड़ियों में यानी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस लेके आ सकते हो या फिर नहीं लेके आ सकते हो। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहता है। क्या आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ऐसा तो नहीं कि आपका माइंड चलना बंद हो जाता है। इसके साथ साथ यूपीएससी ये भी चेक करेगी कि मॉरल डायलेमाज या फिर एथिकल डायलेमाज का सामना आप किस प्रकार से करते हो। आपके सामने एथिकल डायलेमा अगर आ जाता है तो उसको आप किस प्रकार से रिजोल्व करोगे। यूपीएससी ये भी चेक करेगी केस स्टडीज़ की सहायता से आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं। क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप डिसीजन ले भी पाते हो या फिर नहीं ले पाते हो। इसके साथ साथ अब बहुत सारी केस स्टडीज़ देखो करंट अफेयर से संबंधित भी होती हैं, बिल्कुल करंट में जो इशू चल रहा होता है। तो यूपीएससी ये भी जानने की कोशिश करती है कि जो इश्यूज समाज में चल रहे हैं क्या आप उनसे अवेयर हो, मतलब समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्या आप उससे अवेयर हो, अगर हो तो कैसे आप उन प्रॉब्लम्स का सामना करोगे अगर आप ऑफिसर बन जाते हो। यूपीएससी ये भी चेक करेगी कि किसी इशू को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है या फिर परसेप्शन क्या है। जैसे मैरिज है, महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने चाहिए, एजुकेशन, तो ये सब चीज़ों को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी परसेप्शन चेक की जाएगी। और सबसे लास्ट में जो यूपीएससी चेक करेगी वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या फिर नहीं हो। मान लीजिए आपका किसी इशू को लेके पर्सन इमोशंस हैं, मतलब आप फील करते हो किसी इशू के बारे में, जैसे एलजीबीटी हैं, आपको लगता है पर्सनली कि हाँ एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनको अलाउ होना चाहिए। पहले की हम बात कर रहे हैं, अभी तो लीगली भी ये अलाउ हो गया है, लेकिन लीगली एलजीबीटी कम्युनिटी का मेंबर होना ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पहले की हम बात कर रहे हैं, अभी तो देखो डीक्रिमिनलाइज हो गया है। तो पर्सनली आप फील करते हो कि इनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए जैसा ये होना चाहते हैं, लेकिन लीगली ये गलत है।
कोई अगर अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं LGBT कम्युनिटी का में से किसी एक का हूं, तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। तो आप अपने इमोशंस को हावी मत होने दोगे। मतलब पर्सनली आप कुछ भी फील करो वो मैटर नहीं करता, आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके अच्छे से मैनेज करोगे। इवन अपराधी से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस की सहायता से आप कोशिश करोगे कि बिना मारे पीटे इमोशनली इंटेलिजेंट होकर अपराधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाए। तो आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हो ये भी यूपीएससी के द्वारा चेक किया जाएगा केस स्टडीज़ की सहायता से। अब देखो, इसकी कोई लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है कि यूपीएससी क्या क्या चेक करेगी। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे केस स्टडीज़ की अप्रोच में, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। बस फिलहाल इस एस्पेक्ट में हमने ये डिस्कस किया कि यूपीएससी केस स्टडीज़ की सहायता से बहुत सारी चीज़ें चेक करेगी। आपका एटीट्यूड, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, आप की समझ क्या है इशू के बारे में, आपकी समझ में गहराई है या फिर नहीं है, प्रॉब्लम्स सोल्विंग स्किल्स कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रहता है, इसके साथ साथ इनोवेटिवनेस आप लेकर आते हो या फिर नहीं लेकर आते हो, एथिकल डायलेमास या फिर मोरल डायलेमास को आप किस प्रकार से सोल्व करते हो। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छे केस स्टडी आंसर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो, पिछले एस्पेक्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि एग्जामिनर क्या जज करने की कोशिश करेगा आपके केस स्टडी के आंसर से, आपका एटीट्यूड कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें। इस एस्पेक्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक अच्छे केस स्टडी आंसर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब देखो ये है, जब आप केस स्टडी का आंसर दो ना, तो आपकी अप्रोच जो है पूरी एक्सप्लोरिंग होनी चाहिए कि आप अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक दोस्त है, आपका जो दोस्त है वो उसे जॉब की सख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एग्ज़ाम में क्लासरूम में बैठे हुए जब वो पेपर दे रहा है तो आप भी उसके साथ पेपर दे रहे हो, आपने देखा कि आपका दोस्त जो है वो चीटिंग कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब देखो, आमतौर पे आपको पता है स्टूडेंट्स डेफिनेटली यही बोलेंगे कि मैं बता दूंगा, मैं नहीं चाहता कि चीटिंग करके दोस्त जो है वो पास हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये उसको नुकसान पहुंचाएगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स यही लिखने की कोशिश करेंगे। बट देखो, आप शुरू में ब्रॉडर इश्यूज को रिकॉग्नाइज करो। मतलब बड़े बड़े इश्यूज क्या हैं? आपके दोस्त का वेलफेयर, आपका दोस्त गरीब है, चीटिंग वो क्यों कर रहा है, उसके हालात खराब हैं। ब्रॉडर वे में आप अलग अलग इश्यूज को रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद आप अपनी जो अप्रोच है वो नैरो डाउन करते जाओ। यही देखो, एक सिविल सर्वेंट से उम्मीद भी की जाती है कि वो जब किसी भी केस को डील करेगा तो वो वाइडर पर्सपेक्टिव से एक बड़े विजन के साथ उस केस से को डील करेगा। तो उसी प्रकार से जब आप केस स्टडी को डील करो ना, आप फ्लेक्सिबल तरीके से केस स्टडी को डील करो। शुरू में आप बड़े इश्यूज रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद आप अपनी अप्रोच को नैरो डाउन करते जाओ। आगे आगे आंसर्स में हम देखेंगे भी सही कैसे। इसके बाद दूसरे एट्रीब्यूट की बात करें जो कि केस स्टडी के एक अच्छे आंसर में होना चाहिए, वो है ऑब्जेक्टिविटी। देखो, आप आंसर जब दो ना केस स्टडी का, तो वो प्रॉपर फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हुआ है, तो फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले क्राइम सीन को विजिट करेगा, सारे जो एविडेंस हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, प्राइमा फेसिया जो एक्यूज्ड हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद एक एक एक्यूज्ड को कसौटी पर परखा जाएगा क्या उसने क्राइम किया है या फिर नहीं किया है। तो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करके अंत में इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि क्राइम एक्चुअल में किसके द्वारा कमिट किया गया है। अब देखो, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है शुरू में बाइस्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहले से ही उसने एक मन बना लिया हो बिना इन्वेस्टिगेशन के कि इस पर्सन ने क्राइम किया है। ऐसा तो नहीं करता ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। उसी प्रकार से जब आपके सामने केस स्टडी आए ना, तो आप सबसे पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई करो, एम आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ऑप्शंस की एक लिस्ट तैयार करो, हर एक ऑप्शन को आप प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से परखो,
और लास्ट में आप नतीजे पर पहुंचे कि कौन सा जो ऑप्शन है सही है जिसको आपको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केस स्टडी पढ़ते ही आपने डिसाइड कर दिया कि मैं लिखूंगा ये, मतलब शुरू में ही आपने बिना कुछ करे, बिना इन्वेस्टिगेशन करे, शुरू में ही आपने नतीजे को डिसाइड कर लिया और सारे जो ऑप्शंस आप लिख रहे हो वो ऑलरेडी डिसाइडेड, आपको जो व्यू पॉइंट है उसको जस्टिफाई करके लिख रहे हो। ये जो अप्रोच है ना वो गलत है। इसका एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आपने शायद बदलापुर मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी हो तो मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने एक केस स्टडी है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है महेश, एक सेकंड रुकिए, महेश नाम का पर्सन है। 8 साल पहले महेश की जो फादर हैं या फिर मदर हैं वो बैंक में गए थे पैसे निकलवाने के लिए और उसी समय वहाँ पे रोबरी हो गई, डकैती पड़ गई। और जो रोबर्स थे, अपराधी थे, उन्होंने जानबूझ के महेश की मदर की हत्या कर दी ताकि वहाँ पे जो भीड़ मौजूद हैं उनमें एक डर कायम किया जा सके। मतलब किसी को गोली मार दी जाएगी तो बाकी कोई हिलेगा भी नहीं ना, तो आराम से वो लोग रोबरी कर पाएंगे, ऐसी उनकी सोच थी। तो लेकिन ये क्राइम होने के बाद, यानी भाग गए थे वो रोबर्स महेश की मदर को गोली मार के। महेश की मदर की तो डेथ हो गई, लेकिन पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई उन रोबर्स को जिन्होंने महेश की मदर को गोली मारी थी। और जो मेन एक्यूज था जिसने गोली चलाई थी, अब देखो उसको सज़ा काटते हुए 7 साल पूरे हो गए हैं, 7 या 8 मान लीजिए, 8 साल पूरे हो गए हैं। 8 साल पहले की घटना है। अब एक एनजीओ ने महेश से संपर्क किया है कि जो ये मेन एक्यूज्ड हैं जिसने गोली मारी थी आपकी मदर को, उसको एक कैंसर है और वो 1 ही और साल जी पाएगा। अगर आप लिख के दे दो कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर मेन एक्यूज्ड को रिलीज भी किया जाता है दया के ग्राउंड्स पे, कंपैशन के ग्राउंड्स पे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लिख के दे देते हो तो फिर जो मेन एक्यूज्ड हैं वो अपनी ज़िंदगी का लास्ट जो साल है, अंतिम जो साल है, 1 साल की उसकी ज़िंदगी बची है, वो अच्छे से जी लेगा। तो अगर आप महेश की जगह होते या फिर महेश आपसे राय मांगता है तो आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या आप लिख कर देना पसंद करोगे कि हाँ इसे छोड़ दिया जाए ताकि 1 साल अपनी ज़िंदगी का ये लास्ट अपने परिवार के साथ बिता सके? आप बताओ क्या ओपिनियन आप दोगे महेश को ऐसी सिचुएशन में? अब देखो, आप में से ज़्यादातर लोग यही लिखना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, 8 साल हो गए और जो फॉरगिवनेस है यानी माफ़ी देना जो है ये एक क्वालिटी है, तो इसलिए मैं लिख कर दे दूंगा कि मेन एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाए लास्ट साल के लिए। बट देखो, अगर आप गहराई से सोचोगे इस केस के बारे में, अगर आप ऑप्शंस की लिस्ट बनाओगे तो आपको ये एहसास होगा कि मेन एक्यूज्ड को अपने लास्ट साल के लिए छोड़ना ये सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। क्योंकि देखो, उसने गलती से मर्डर नहीं किया था, वो एक प्रोफेशनल मर्डरर था। उसने जानबूझ के महेश की मदर पर गोली चलाई थी कि एक डर कायम किया जा सके। और अब अगर उसे छोड़ दिया जाता है, हो सकता है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहे। अब तो उसे डर भी खत्म हो गया है, उसको पता है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ। हो सकता है कि वो छूट के और ज़्यादा क्राइम्स करे, ये भी तो हो सकता है ना। ये सारी सिचुएशंस को आपको एनालाइज करना होगा। ये आप तभी एनालाइज कर सकोगे अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करोगे फैक्ट्स के आधार पर। वैसे देखो, इस केस में तो इनोवेटिव सॉल्यूशन भी लाया जा सकता है कि जैसे लास्ट साल के लिए मेन एक्यूज्ड को ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया जाए कि वो दिन में अपने परिवार से मिल सके लेकिन वापस आके वो जेल में ही सोए। इस प्रकार का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है वो अपनाया जा सकता है। इसके बाद एक अच्छे केस स्टडी के आंसर का तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो मोर प्रैक्टिकल अप्रोच से संबंधित है। आपकी जो अप्रोच है केस स्टडी में वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख लो जो फिजिबल ही ना लगे। जैसे देखो, ये नशे वाली प्रॉब्लम का केस स्टडी है 2019 का। इसमें आप यूँ नहीं लिख सकते ना कि आप पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री से अपील करोगे कि प्लीज़ आप अपने देश में जो क्राइम है उस पर लगाम लगाइए क्योंकि हमारे साइड में स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की। ये कितना ज़्यादा इनप्रैक्टिकल है।
तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं लिखनी, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें लिखनी है जिसे इंप्लीमेंट किया जा सके और जिसे आप इंप्लीमेंट करोगे अगर आप डीएम हो, अगर आप उस सिचुएशन में एज ए एक्टर बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन। इसका मतलब देखो ये है, कुछ चीज़ों को लेके आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे देखो महिला का इशू है, अब मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपके डिपार्टमेंट में आप हेड हो, आपके पास एक केस आता है महिला के साथ हरासमेंट का, सेक्सुअल हरासमेंट का, और जिस एम्प्लॉय पर आरोप है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय है। तो ऐसा नहीं कि हाँ आप कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आओगे कि जैसे उस पर्सन पर भी कार्रवाई ना हो क्योंकि वो एफिशिएंट है, नहीं। देखो ऐसे केसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मतलब महिलाओं के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केस आपके सामने आते हैं तो फिर आपको एक्शन लेना ही होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइज़। इसी प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, डेमोक्रेसी का इशू हो, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब एक बैलेंस्ड जो अप्रोच है इन केसेस में आप नहीं अपना सकते। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एक अच्छे केस स्टडी आंसर का, पर्सनल बायसिस। देखो रियल लाइफ में हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई सोच होगी, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, आपकी कोई आइडियोलॉजी होगी, लेकिन वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए आंसर में। ऐसा नहीं कि आप केस स्टडी में जैसे फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन का केस स्टडी में पूछ लिया गया तो आप बिल्कुल सपोर्ट में उतर आओगे सरकार के, या फिर सरकार की बिल्कुल ही खिलाफत कर दोगे। नहीं, आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और इवन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा गाली देने लगते हैं कि पॉलिटिशियन कुछ नहीं करते, ऐसा करते हैं, वैसा। ऐसा भी कुछ नहीं होना, आपको सिस्टम के साथ चलना है। कल को आपको पॉलिटिशियंस के साथ मिलके ही काम करना है, उनके ऑर्डर्स भी मानने हैं। तो एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही ये तो सिस्टम के खिलाफ लग रहा है बंदा, ये सूटेबल नहीं है। तो आपकी जो भी सोच है, पर्सनल सोच है, उस सोच को आपको दूर रखना है केस स्टडी के आंसर्स में। एक न्यूट्रल तरीके से आपको केस स्टडी को अप्रोच करना है। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें, ये है जस्टिफिकेशन। देखो कई बार आपको ऐसी केस स्टडीज़ भी मिलेंगी जिनमें आप दोनों साइड में से कोई भी स्टैंड ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या इस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस को इस सिचुएशन में जब पत्थरबाजी हो रही है, किसी पत्थरबाजों में से किसी एक को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अब देखो आपका आंसर येस भी हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है नो भी हो, कोई भी हो सकता है। एग्जामिनर को इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस केसेस में दोनों आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन मैटर ये करता है आपकी जस्टिफिकेशन क्या है, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, ये मैटर करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एट्रीब्यूट है जस्टिफिकेशन। देखो केस स्टडी के आंसर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मतलब पढ़ के ही थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि इसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि ऐसा आपको करना नहीं है। याद कीजिए दूसरे एट्रीब्यूट में हमने क्या डिस्कस किया था, शुरू में आप कुछ मत डिसाइड कीजिए, आप धीरे धीरे ऑप्शंस की एक लिस्ट बनाइए, प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से एनालाइज करते जाइए और लास्ट में डिसाइड कीजिए क्या करना है। शुरू में आप डिसाइड मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को आप कोई यूनिक सा आंसर दे दोगे, जो आंसर आप दोगे वो भी सिंपल ही होगा, लेकिन आप जस्टिफाई कैसे करते हो अपने आंसर को वो मैटर करता है, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग अप्रोचेस के आधार पर आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने व्यू पॉइंट को। अप्रोचेस जैसे कि याद कीजिए हमने डिस्कस किए थे वो यूटिलिटेरियन अप्रोच, वर्च्यू अप्रोच, जस्टिस बेस्ड अप्रोच, राइट्स बेस्ड अप्रोच, उन सबको एक बार हम फिर से देखेंगे ताकि उनको आप केस स्टडी में इस्तेमाल कर सको। इसके बाद नेक्स्ट है टेकिंग स्टैंड ऑन एथिकल ग्राउंड्स। ये देखो एथिकल कंसिडरेशन से मिलता जुलता एट्रीब्यूट है कि आप एथिकल ग्राउंड्स के आधार पर अपना स्टैंड लोगे। जो थ्योरी में हमने वैल्यूज़ डिस्कस की काफ़ी सारी, उन वैल्यूज़ के आधार पर आप अपना स्टैंड लोगे। सबसे लास्ट में है फॉलोइंग द फ्रेमवर्क। देखो आप जो कुछ लिख रहे हो, आपने जो कुछ सोचा है, जो कुछ एग्जामिनर चाहता है, उन सब के बीच में एक कन्वर्जेंस होना चाहिए। और ये कन्वर्जेंस तब बैठेगा जब आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने केस स्टडी के आंसर्स दोगे।
ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया। ऐसे तो देखो एग्जामिनर को समझना भी मुश्किल हो जाएगा, रैंडम तरीके से आप कुछ भी लिख रहे हो। जैसे हम आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में बॉडी होनी चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। उसी प्रकार से केस स्टडी के आंसर का भी एक फ्रेमवर्क होता है। उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही आपको केस स्टडी का आंसर देना है। तो इस प्रकार से केस स्टडी के बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी के आंसर के फ्रेमवर्क के बारे में, यानी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर देखो केस स्टडी के आंसर को लिखने से पहले आप आंसर की एक पिक्चर माइंड में बना लेते हो ना, तो इससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है, आपके आंसर में एक फ्लो मेंटेन रहता है। डायमेंशंस जो आप ऐड करना चाहते हो या फिर विभिन्न स्टेक होल्डर्स का जो आप पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहते हो वो नहीं छूटता, और इसके साथ साथ आपका टाइम भी सेव होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है क्या आप लिखने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि लिखते लिखते आपका माइंड ब्लैंक हो गया और हाथ ने लिखना बंद कर दिया और आप सोचने लग गए कि आगे क्या लिखूं। ये सब चैलेंजेस आपको नहीं फेस करने पड़ते अगर आप पहले से आंसर की पिक्चर माइंड में बना लेते हो। तो देखो केस स्टडी के आंसर में सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। क्या लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में? जनरली देखो स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, केस स्टडी के आंसर को लिखते वक्त इंट्रोडक्शन में केस स्टडी के फैक्ट्स लिख देते हैं। बट देखो ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो फैक्ट्स तो सारे के सारे यूपीएससी ने केस स्टडी के क्वेश्चन में दिए ही हैं ना, दोबारा से उनको आइडेंटिफाई करके इंट्रोडक्शन में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, आपके पास स्पेस भी कम है। हालांकि एथिक्स में स्पेस की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट टाइम तो आपका वेस्ट होता है ना। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इवन एथिक्स में जो थ्योरी पार्ट लिखते हो, क्या उसमें आप क्वेश्चन के फैक्ट्स शुरू में लिखते हो? कोई नहीं लिखते ना। तो आप केस स्टडी के आंसर में एथिकल डायलेमास और एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज के बारे में लिखिए। तो इस प्रकार से हमने केस स्टडी में इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए ये पार्ट कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। तो फिलहाल हम डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं और बाद में हम कहीं डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी में जो बॉडी पार्ट है वो कैसे होना चाहिए। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।